स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप सबको वेलकम करता हूं आज की लेक्चर के अंदर। और आज जो है बेसिक तौर पे हमने वहीं से ही आगे चलना है जहां तक हमने कल कंप्लीट किया था। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे और वो भी बेस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, यानी केमिकल रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उन हवाले से हम जो है डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरीके से बेस रिएक्ट करता है डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ, और उन रिएक्शंस के दौरान जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, ये बेसिक तौर पे हम देख रहे थे। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक तौर पे यही तमाम बातें करनी है और इन्हीं तमाम बातों को आज हम समराइज करेंगे, इनको हम लेके चलेंगे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो चीज़ समझा दी थी उसमें हमने जो लास्ट रिएक्शन किया था वो था लेड नाइट्रेट का, और लेड नाइट्रेट का रिएक्शन था विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन जो था, ठीक है, ये हमने देखा था कि इसके थ्रू हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, जिसका कोई कलर नहीं है। और हम कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट का मतलब सिंपली हमने कहा था कि क्या होता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस के जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होने की बुनियाद पर वो क्या होता है, तह में बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, या हम समहाउ कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है जी। इस वक्त हमने जो रिएक्शन अंडरस्टैंड करना है वो कैल्शियम क्लोराइड का है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके थ्रू हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। और इनके थ्रू जो रिएक्शन चलता है, यानी हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ साथ हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका कलर अगर हम देखें तो ये वाइट है। वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, तो तह में बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो कैल्शियम क्लोराइड whenever it react with sodium hydroxide any base, ठीक है, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है हमारे पास, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि समहाउ रिएक्शन था और जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हो रहा है। अभी इसको जरा वो टेक्निक लगा के जो है समझते हैं जो हमने कल देखी थी कि हम देखते हैं कि हमारे पास ये सॉल्ट है और हम जानते हैं कि जब भी हम सॉल्ट को एक्वस यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमेशा ये आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ Ca+2 एंड इट विल फॉर्म 2 क्लोराइड आयन, ठीक है। इस तरीके से ये बेस है और बेस भी वाटर में आयनाइज होता है, और जब ये आयनाइज होगा तो ये 2 Na+ आयंस बनाएगा और 2 OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं, ये जो हमारे पास सोडियम प्लस आयंस हैं, दे विल कंबाइन, ठीक है, और कंबाइन होते हुए सोडियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। ये जो कैल्शियम हमारे पास आयन है ये कंबाइन होगा विद हाइड्रोक्सल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो ये हमारा सीक्वेंस है कि जिसके थ्रू हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता है। ये हमने देखा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम फाइनल रिएक्शन भी जो है समझ लें, फाइनल रिएक्शन किस तरीके से होगा, कमेंट्स नहीं होंगे क्या? चलो ठीक है, सही है। अच्छा, सो फेरस सल्फेट को हम रेड करवाएंगे। फेरस सल्फेट इसको हम रेड करवाते हैं विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और साथ में हमारे पास बनेगा सोडियम सल्फेट। अब इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिक तौर पे ये जो फेरिक सल्फेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉल्ट है, बेस से हम इसको रेड करवा रहे हैं। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में भी एक बेस बन रहा है और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, नहीं हम समहाउ कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये आयन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं, जिनमें के एक आयन को हम दूसरे आयन से रिप्लेस कर रहे हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक जो है बेस सॉल्ट में और सॉल्ट जो है वो एक बेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है जी। इसको देखते हैं किस तरीके से हो रहा है ये। अगर हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं तो इसके थ्रू हमारे पास बनता है Fe+2 और साथ में सल्फेट आयंस यानी कि SO4-2 बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप आयनाइज करते हो तो इससे डेवलप होगा Na+ आयन और साथ में 2 हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। अब सिंपली हमने करना क्या है, हम जो है इस पॉजिटिव आयन को इस नेगेटिव आयन से जोड़ेंगे और बन जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये जो हमारे पास Fe+2 था, ठीक है, ये कंबाइन करेगा विद हाइड्रोक्साइड आयंस और इट विल फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट विच इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ये डर्टी ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, डर्टी ग्रीन कलर का जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर ये
नीचे तह में बैठना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रेसिपिटेशंस वाले रिएक्शंस थे, प्रेसिपिटेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड के बारे से हमने बात की थी। लास्ट टाइम हमने 4 रिएक्शंस को डिस्कस किया था, आज हमने 2 रिएक्शंस को डिस्कस किया है। उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा इशू है कि हम आप लोगों की कमेंट्स नहीं देख पाएंगे। सो कमेंट्स नहीं है तो इट मीन्स के जो है आप लोगों को फिर थोड़ा सा इसको खुद से भी जो है देखना पड़ेगा, और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आती तो आप वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। यूजेस ऑफ बेसिस है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कि हम बेसिस जो है अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल बेसिक तौर पे किया जाता है, ये हमने देखना है। ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम इस वक्त बात करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम में कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सो हम इसको यूज करते हैं सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो साबुन हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, बेसिक तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और उसके थ्रू ही, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके थ्रू ही सोप बनते हैं। सो ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं कहां पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, हम सोप के अंदर, यानी सोप बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब। सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो बेस है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है जी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जहां तक बात है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लेके चलते हैं, सो ये हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए, और इसके अलावा हम जो है सॉइल जो मिट्टी है, ठीक है, उसकी एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम इस बेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। आपने देखा होगा बहुत सी ज़मीनें जो हैं वो बंजर हैं, ठीक है, नहीं, जहाँ पर हम कोई फसल नहीं उगा सकते, जहां पर कोई जो है मतलब फर्टिलिटी जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर नहीं है। ठीक है, और रीजन क्या होती है कि या तो वहां सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, या फिर ये होता है कि जो जमीन होती है, मिट्टी होती है, वो एसिडिफाई हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर वो जो सेमेंथोल वाला काम होता है, यानी कि सफेदी जो है वो मिट्टी पे पड़ी होती है। ठीक है, जो तो उसी को, यानी कि एसिडिटी है, ठीक है, इस जमीन की और, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। सो हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे कहाँ पर भाई, इसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है, इन पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। डायरेक्टली हमारे पास इसका यूज जो है सामने आ चुका है, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है जी। आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यूजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो प्रेसिपिटेशन वाला जो हमने टॉपिक ऊपर किया था ये भी इंपॉर्टेंट था, और जो यूजेस इस वक्त मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से हैरान होंगे कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका जो, चूंकि आप जानते हैं ना, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं और बी पार्ट होते हैं। सो अगर ए पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए या थोड़ा लेंथी हो जाए, सो बी पार्ट जो है इसका थोड़ा शॉर्टर, मतलब शॉर्ट किस्म का टॉपिक जो है हमारे पास सामने आता है उसके अंदर। ठीक है, सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसको आपने प्रिपेयर जरूर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है बेस की बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है और उसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि ये हम जो है कहां पर इसका डायरेक्टली तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक तौर पे अल्कलाइन बैटरीज की फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कलाइन बैटरीज जो है उनमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। इन अल्कलाइन बैटरीज हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अल्कलाइन बैटरीज के अंदर हम जो है क्या करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम देते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप जानते हैं कि एक लिक्विड, ठीक है, यानी आप समहाउ कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के अंदर जो है सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, यानी इस बेस का सॉल्यूशन बेसिक तौर पे होता है। ठीक है, जो आयनाइज फॉर्म के अंदर है, और आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास फ्री फॉर्म्स के अंदर आयन हो तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा सकते हैं। सो लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज आयनाइज्ड इनसाइड द एक्वस। ठीक है जी, पोटाशियम प्लस फॉर्म के अंदर होगा, हाइड्रोक्साइड जो है वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर होगा, और इनके थ्रू हम कहते हैं कि उसमें से करंट पास कर सकेगा, फ्लो कर सकेगा, कंडक्टेंस जो है वो मुमकिन हो सकेगी। ठीक है जी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है बेस, वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जहां तक बात है इसको हम देख लेते हैं। इसको हम कहाँ यूज करते हैं भी, इसको भी हम जो है, एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जो आपके एसिडिटी हो जाती है स्टोमक के अंदर, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं यानी सिरप यूज करते हैं, उसके अंदर जो है मौजूद होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको हम कहते हैं वैसे तौर पे। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है ये। ठीक है, सो स्टोमक की जो एसिडिटी है इसको रिमूव करने के लिए हम करते ये हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। यूटिलाइज द it utilize the it utilize the acidity of stomach। ठीक है जनाब, यानी कि ये जो स्टोमक है, ठीक है, इसकी एसिडिटी को रिड्यूस करता है, खत्म करता है, और उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो है इसका हम इस्तेमाल बेसिक तौर पे कर रहे होते हैं। ये एज अ मेडिसिन बेसिक तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है जनाब, इसके अलावा जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं वो जो शहद की मक्खी है, ठीक है, अगर वो डंग कहीं मारती है तो उसको भी खत्म करने के लिए, उसके जो है असर को ख़त्म करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फ़ौरन से उस पर लगाएं तो जो है बेसिक तौर पे समहाउ उससे अफादत होती है और वो जो भी हमारा दंग वगैरह है, ठीक है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं समहाउ हमें रिलीफ मिल जाता है पेन से। ठीक है, सो ये चीज़ हमारे पास सामने आ गई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड समहाउ उसको समराइज कर लेते हैं कि ये कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं भाई, इसका यूजेज क्या है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है, और इसके अलावा फायर एक्सटिंक्शर के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। यानी आप सिंपल अगर आप पानी फेंकते हैं ना फायर के ऊपर, नहीं जो बहुत बड़े जो है स्केल पर लगी हुई हो तो खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पर हम क्या करते हैं, जो हमारा फायर एक्सटिंक्शन जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स होती हैं, उनमें जो पानी होता है उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया होता है, डिजॉल्व किया होता है। इसके अलावा हम ये भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करता क्या है कि जैसे इसको हम स्प्रे करते हैं तो यानी कि फेंकते हैं तो ये जो है बबल्स क्रिएट करता है, और बबल्स क्रिएट करने से क्या होता है कि चूंकि आप जानते हैं फायर के लिए लाजमी चीज है एयर, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हम कट ऑफ कर दें तो जो आग लगी हुई है वो रुक जाएगी, यानी बुझ जाएगी। ठीक है, सो हम करते क्या है कि ये फॉर्मिंग एजेंट है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि जहां जिस एरिया में आग लगी होती है वहां पर जाकर ये बबल्स क्रिएट करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फायर जो है यानी कि जो आग थी वो बुझ जाती है। ठीक है जी, सो फॉर्मिंग एजेंट है, used as foaming agent in fire extinguisher। fire extinguisher, ठीक है जनाब। सो इस पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस तरीके से हम कहते हैं फाइनली तौर पे हमारे पास वो आग जिस एरिया में भी लगी होगी वो बुझ जाएगी, यानी कि हम उसे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है जनाब, सो ये हमारे पास थी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट एक हमारे पास बेस रह गई है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की है। हम जस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो यूजेस वाला जो टॉपिक था वो भी जो है खत्म हो जाएगा और उसके साथ हम जो है टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। सो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम क्यों कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इसका हम इसी तौर पे इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू रिमूव द ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ्स, यानी कि वो जो हमारे पास ग्रीस है या ऑयल है, ठीक है, जो हम कहते हैं कि यूजुअली तौर पे कपड़े पर लग जाए तो वो रिमूव नहीं होता, सो इसको रिमूव करवाने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो हम कहते हैं जस्ट टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम, यानी वो जो दाग है ना ग्रीस के, ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू रिमूव द ग्रीस स्ट्रेन
ठीक है जी, ग्रीस स्ट्रेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। फ्रॉम क्लॉथ्स, ठीक है जी, यानी कपड़ों से जो दाग है ना ग्रीस के, इसको रिमूव करने के लिए, इसको निकालने के लिए, इसको एक्सटिंक्शन मतलब मतलब रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्लीन करने के लिए, ठीक है, हम करते क्या है कि हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जनाब। सो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे डिफरेंट बेसिस के, यानी जो हम डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, वो मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, आप लोगों को समझाए भी हैं, आप लोगों को डिस्क्राइब भी किए हैं। इस हवाले से अगर आप लोग क्वेश्चन हुआ भी तो आप लोग सिंपली कर सकते हैं, ये हैं कि मैं जो है आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, और उस पोस्ट पर यानी कमेंट के सेक्शन के अंदर जो है आप समहाउ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास कुछ बेसिस और उनके यूजेस थे जो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर इस पर टेस्ट योरसेल्फ का एक जो है हमारे पास मौजूद है टॉपिक, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि टेस्ट योरसेल्फ जो है लाजमी चीज है, ये भी होनी चाहिए। सो टेस्ट योरसेल्फ जो है वो हम करेंगे। इसमें जो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट्स which gas evolve out, यानी जब हमारे पास क्या होता है कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड जो है वो रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब जानते हैं, हमने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड्स के, ठीक है, और हमने देखा था वहां पर कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। विच टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस SO2 गैस रिएक्टिंग विद एसिड, ठीक है, सो यानी हमारे पास कौन सा ऐसा एक सॉल्ट है कि जिसको हम जो है रिएक्ट करवाएं एसिड के साथ तो हम उससे SO2 गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। सो आप देख भी सकते हैं 28 पेज के ऊपर आपके पास सेक्शन भी मौजूद है। कैल्शियम सल्फेट आप ऐड करवाएंगे या इवन सोडियम बायसल्फेट ऐड करवाएंगे, ठीक है। सो इन दोनों की सूरतों में आप जब एसिड से ऐड करवाते हैं सो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, निकलती है, रिमूव होती है, ठीक है। गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो आपने पढ़ लिए हैं, आपने देखा था कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जैसे कि हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, एक्सप्लोसिव्स हैं, पेंट्स हैं, डाइज हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन के लिए, इवन के स्टोरेज बैटरी के अंदर एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, जब अमोनियम सॉल्ट के साथ जो है अल्कलीज रिएक्ट करती हैं सो उस सूरत में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो वो अमोनियम गैस है, ठीक है। अमोनियम गैस क्या करती है, वो इवॉल्व होती है, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, जिस रिएक्शन के जिस चैम्बर के अंदर हम रिएक्शन वो करवा रहे होते हैं उसके अंदर से ये गैस जो है वो निकलती है, इवॉल्व होगी। इस तरीके से हमारे पास है, राइट डाउन द कलर्स, ठीक है, ऑफ द प्रेसिपिटेट्स फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ एक्वस सोडियम एक्वस कास्टिक सोडा विद सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर, जिंक एंड फेरिक सॉल्ट, ठीक है। कॉपर की आप देखते हैं तो कॉपर में हम देखते हैं ब्लू कलर का बनता है प्रेसिपिटेट, ये आपका 30 पेज पे लिखा हुआ है, यानी हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बेसिक तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम होता है, ठीक है। अगर आप इसको रेड करवाते हो विद कॉपर सल्फेट तो उससे आप ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो गेट करते हो। अगर आप जिंक जो है सेलेक्ट करवाते हो, जिंक क्लोराइड सेलेक्ट करवाते हो, सो इसके थ्रू व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की डेवलपमेंट होती है। और अगर आप जो है वो फेरिक सॉल्ट जो हमारे पास यानी फेरिक सल्फेट था, या इवन हमारे पास जो है वो फेरस सल्फेट भी, क्लोराइड भी है, ठीक है, इन दोनों से अगर आप रिएक्ट करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो एक के थ्रू ब्राउन प्रेसिपिटेट गेट करते हो और एक के थ्रू डर्टी ग्रीन जो है आप डेवलप करेंगे प्रेसिपिटेट्स। नेम एन अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन, ठीक है, बैटरीज, तो अल्कलाइन बैटरीज के अंदर कौन सी चीज यूज होती है, वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि एक सोल्यूशन है जिसमें कि हमारे पास आयंस होंगे और उन आयंस के थ्रू हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकेगा, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इट, ठीक है, यानी वो पास कर जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ मेंशन किया हुआ एटॉमिक एसिडिटी के हवाले से मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका सिंपली नेम जो है इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं एसिडिटी ऑफ जो क्या कहते हैं स्टोमिक है, ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है जनाब। और लेक्चर जो है हमारा भी काफ़ी पड़ा हुआ है, हम बहुत कुछ कर चुके हैं और लेक्चर जो है इस वक्त आज काफ़ी बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है। जब पार्टिसिपेशन ना हो तो उसमें क्या होता है कि फिर जो है लेक्चर डिलीवर करते करते तो जाहिर सी बात है हमारे टॉपिक्स गुजर जाते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होती तो उस पर फिर ये होता है कि क्वेश्चंस नहीं आते, आप लोग
क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्लैरिफाई हो जाती हैं। इवन के वो दिल भी सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई मैंने जो चीज़ पढ़ाई थी वो उनको समझ आ भी चुकी है या नहीं आ चुकी है, या कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सो वो मुझसे डायरेक्टली पूछ लें। लेकिन ये है कि आज हमारे पास वो ऑप्शन यानी जिसके थ्रू हम आपके कमेंट्स ले सकते हैं वो नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, आपने वहाँ जाकर अपने जो भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू आवर टॉपिक, ठीक है, वो आप कर सकते हैं वहाँ से, और उसका जो है आपको आंसर भी उसी पे मिल जाएगा। ठीक है, अब तक जो है हमने चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ा, यानी चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है, इस पे हमने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद फिर एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लिए, इवन यूजेस भी डिस्कस कर लिए। अब से ऑनवर्ड जो चैप्टर का एक पार्ट स्टार्ट होगा उसमें पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या वो कौन सा मेथड है कि जिसके थ्रू हम किसी एक एसिड को या किसी एक बेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो एज अ एसिड बिहेव करता है या वो करता है। क्या पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम किसी एक एसिड या बेस की जो है नेचर जो है डिस्क्राइब कर पाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये पैरामीटर्स हम अब देखेंगे और लास्ट में हमारा जो इस चैप्टर का होगा वो सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट हम डिस्क्राइब करेंगे। सो इस वक्त हम जो है पीएच स्केल के हवाले से बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पीएच स्केल क्या होता है, किस तरीके से हम जो है इसके थ्रू देख सकते हैं कि कोई एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई एक एसिड कितना वीक है। जी, नेक्स्ट हमारे पास इस वक्त पीएच स्केल है। हम इस पीएच स्केल के हवाले से आपको ब्रीफ करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल होता क्या है? देखो, मैंने आपको शायद थोड़ा सा सवाल से पहले भी बताया, लिटमस पेपर के बारे में जरूर मैंने बताया था आप लोगों को कि लिटमस पेपर जो है समहाउ ये आपको जरूर बता देगा कि कोई एक सब्सटेंस एसिड है या वो बेस है। ठीक है, यानी कि लिटमस पेपर जो है उसके कलर अपीयरेंस के चेंज होने से क्या होता है कि हम कहते हैं कि कोई एक सब्सटेंस एज अ एसिड बिहेव करता है या कोई एक सब्सटेंस जो है वो एज अ बेस बिहेव करेगा। यानी हम कहते हैं कि अगर जो लिटमस पेपर का रेड कलर का अगर लिटमस पेपर है उसका कलर जो है ब्लू में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये एक बेस है। और अगर हमारे पास यही लिटमस पेपर जो ब्लू था अगर वो कलर चेंज करता है, कलर पैटर्न चेंज करता है, अगर हम उसे डिप करें सॉल्यूशन में और वो कलर अपीयरेंस चेंज करते हुए वो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर था वो रेड में कन्वर्ट हो जाए, सो इसे हम एसिड कहते हैं। तो पीएच स्केल क्या है? वैसे तौर पे पीएच स्केल भी यही काम करता है। यानी पीएच स्केल जो है दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है और एक स्ट्रिप वाइज होता है। यानी पीएच स्केल जो है ये दो तरह के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब होता है कि इसमें एक जो है मीटर नुमा चीज होती है, ठीक है, जिसको हम डिप करते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक में जो है पीछे हमारे पास एक स्केल डेवलप हुआ होता है। ठीक है, हम जैसे ही वो मीटर रॉड मीटर डालते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है, सो हमारे पास जो पीछे क्लॉक होती है, जो स्केल होता है, ठीक है, उसमें हमें कुछ नंबर्स मेंशन होते नजर आते हैं। उन नंबर से हम इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या कोई वीक बेस है। ठीक है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक है। और मैन्युअली तौर पे यानी स्ट्रिप वाइज अगर हम देखें तो हमारे पास जो है पीएच पेपर होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया लिटमस पेपर, वैसे ही पीएच पेपर होता है, इतना छोटा सा होता है। ठीक है, एक छोटी सी एक स्ट्रिप होती है। इसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद ये अपनी जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कलर फॉर्मेशन है, ठीक है, वो चेंज करती है। यानी रेड, इंटेंस रेड, हम समहाउ कहते हैं कि लाइट रेड, ठीक है, या डार्क रेड, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट कलर पैटर्न्स डेवलप होते हैं। उसकी बेस पर हमारे पास एक होता है क्या कहते हैं, स्केल होता है, जिसपे कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, यानी डिफरेंट कलर शेड्स होते हैं और उनके अगेंस्ट नीचे मेंशन किया होता है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और अप टू सॉन। ठीक है जी, सो ये हमारे पास कुछ ग्रेडिंग होती है। हम उस जो है पीएच स्ट्रिप को या पीएच पेपर को हम जस्ट ड्रॉप करते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन, ठीक है, देखते हैं कि उसका कलर क्या है, उस कलर को हम मैच करते हैं इन जो है कलर अपीयरेंस के साथ, ठीक है, और देखते हैं कि किसके साथ मैच कर रहा है, फिर एग्जैक्टली वो ही कलर जो है वो जो
मैच कर रहे होते हैं कलर्स, ठीक है, उस हवाले से हम कहते हैं कि वो एग्जैक्ट हमारे पास नंबर है, पीएच हमारे पास नंबर है किसी सोल्यूशन का जो कि इंडिकेट करता है कि कोई एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस कहलाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारा मेथड होता है पीएच जो है स्केल के थ्रू मेजरमेंट के, कोई एक एसिड है या कोई बेस है। अब जो हम डिस्कस करेंगे, जो चीज मैं आप लोगों को जो है पढ़ाऊंगा, जो चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो ये है कि पीएच स्केल बनता किस तरीके से है, कैसे हम जो है पीएच मेजर करते हुए हम बताते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस क्या हमारे पास के सॉल्यूशन के अंदर, या कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस हमारे पास क्या रहेंगी, ठीक है। सो वाटर की हम बात कर लेते हैं। वाटर जब आयनाइज करता है तो ये वाटर अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू H प्लस फॉर्म, OH नेगेटिव आयन, ठीक है, ये इसमें अपने आप को कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि वाटर जो है ये बेसिक तौर पे क्या है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास का एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि पानी यानी वाटर के अंदर से हम करंट पास करें तो इतनी आसानी से पास नहीं होता, यानी हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। हम वो वाटर जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं उसकी बात नहीं करें, उसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं, उसमें बहुत से आयंस होते हैं, ठीक है। इन आयंस के थ्रू या इन मिनरल्स के थ्रू करंट पास हो सकता है वाटर में से, लेकिन अगर आप प्योर फॉर्म ऑफ वाटर की बात करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O है, जिसमें कोई आयनिक स्पीशी नहीं है, इस पे से करंट का पास करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है जी। सो हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इवन कि हमें बहुत इंटेंस कंडीशन रिक्वायर होती है वाटर को तोड़ने के लिए और H प्लस और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है जी। सो वाटर ब्रेक होगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव, ठीक है, और इस फॉर्म के अंदर ब्रेक होने के बाद हम कहते हैं कि हम अब ये देख रहे हैं कि एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास क्या हो, रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो, तो उसके अंदर somehow after some time, ठीक है, it will gain equilibrium condition, it will gain equilibrium stage, ठीक है। सो इसका हम equilibrium expression राइट कर सकते हैं। वो कैसे राइट करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आती है, ठीक है, इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो H प्लस OH नेगेटिव नीचे वाटर आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास ओवरऑल हम कहते हैं केसी एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो मैंने आपसे कहा कि वाटर एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास सब्सटेंस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ये इतनी जल्दी क्या होता है, आयनाइज नहीं होता, या इतनी ज्यादा हायर कंसंट्रेशन के अंदर ये आयनाइज नहीं होता। इसी कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि सेम रहती है, या हम समहाउ कहते हैं कि ये चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने इन एक्सेस दिया हुआ है और इसने आयनाइज भी इतनी जल्दी नहीं होना, या इतनी जल्दी जो है ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। सो चूंकि वाटर आयनाइज इतना नहीं होता तो ऑलमोस्ट ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है, समहाउ थोड़ा बहुत। लेट्स सपोज हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से एक दो मॉलिक्यूल अगर आयनाइज हो भी गए तो हम कहते हैं नेग्लिजिबल है, हमारी कंसंट्रेशन वाटर की सेम ही रही। सो ये क्योंकि कांस्टेंट ऑलमोस्ट वैल्यू रहती है तो हम इस कांस्टेंट को जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आता है Kc इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और जब दो जो है आप क्या करते हो, दो जो है कांस्टेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते तो उससे भी एक नया कांस्टेंट जनरेट होता है, और वो कांस्टेंट क्या होगा अभी हम देख लेते हैं, यानी H प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है, और इनके प्रोडक्ट से हमारे पास एक नया कांस्टेंट प्रोडक्ट डेवलप होगा जिसे हम कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कहते हैं, जो कि W होता है, और ये इक्वल होता है H प्लस इंटू OH नेगेटिव, ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है KW, और KW की वैल्यू क्या होती है, इससे हम pH कैसे मेजर करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा कल होगा, यानी कल सुना दिए है कि मंडे वाले दिन होगा, ठीक है। एक तो ये कि मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, उस पर आपने जो है अपने कमेंट्स, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर अपने बताना कि कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया तो आप मुझसे कर सकते हैं, जरूर बता दीजिएगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे अपकमिंग जो लेक्चर हमारा होगा, ठीक है, उसमें भी पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।